तो हॉस्पिटैलिटी के सपने को भारत में एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदला जाए? चलिए, आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। क्या कभी ख्याल आया है भारत में अपना खुद का होटल या रेस्टोरेंट खोलने का? देखिए, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए ना एक बिल्कुल साफ और सदा हुआ रास्ता चाहिए होता है। एक जबरदस्त आइडिया, वो तो बस शुरुआत है। असली खेल तो एक मजबूत प्लान का है जो इसकी नींव बनता है, और यही प्लान है जो हर कदम पर रास्ता दिखाता है। तो आज हम एक फाउंडर की पूरी जर्नी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले आपका बड़ा आइडिया यानी ब्लूप्रिंट, फिर उसे कानूनी तौर पर ऑफिशियल बनाना, इसके बाद बिजनेस शुरू करने की तैयारी, और आखिर में लंबे समय तक कामयाब रहने के राज। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, ब्लूप्रिंट। मतलब एक भी ईंट रखने से पहले की पूरी तैयारी। ये वो स्टेज है जहां आपके सपने की पूरी रूपरेखा बनती है, किसी भी लीगल काम से पहले। कानूनी तौर पे देखें तो एक होटल बिजनेस बनाने के ये 3 अलग-अलग पड़ाव होते हैं। अभी हम पहले वाले पे फोकस कर रहे हैं, यानी प्रमोशन स्टेज, जिसे आइडिया स्टेज भी कह सकते हैं। अब इस शुरुआती दौर में ना कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, और सबसे जरूरी, बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या वो एक कंपनी होगी या पार्टनरशिप। यही वो फैसले हैं जो आपके बिजनेस की नींव को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे और बेहद जरूरी पड़ाव पर। ये वो स्टेज है जहां आपका प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, बल्कि एक असली कानूनी पहचान हासिल करता है। तो ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी कानूनी प्रक्रिया है जिससे आपका बिजनेस रजिस्टर होता है। बस यहीं से आपका होटल कानून की नज़र में एक ऑफिशियल एंटिटी बन जाता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां सबसे बड़ा फर्क है देनदारी यानी लायबिलिटी का। देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये लिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर बिजनेस पर कर्ज हुआ तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये अनलिमिटेड हो सकती है। मतलब खुदा न खास्ता अगर बिजनेस डूबा तो कर्ज चुकाने के लिए आपकी निजी संपत्ति भी जा सकती है। सोचिए, ये कितना बड़ा और जरूरी फैसला है। तो ये चुनाव सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसके असर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि कर्ज कौन चुकाएगा, बल्कि इससे ये भी तय होता है कि भविष्य में बिजनेस को बेचना या नए पार्टनर्स को लाना कितना आसान या मुश्किल होगा। और हाँ, इस इनकॉर्पोरेशन के दौरान कुछ बेहद ज़रूरी कानूनी दस्तावेज भी तैयार करने होते हैं, जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप डीड। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपके बिजनेस का संविधान है, जिसमें सारे नियम कायदे लिखे होते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे स्टेज पे, कमेंसमेंट। मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। ये समझिए कि अपने पहले मेहमान का स्वागत करने से ठीक पहले का आखिरी लीगल स्टेप है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात, खासकर एक कंपनी के लिए, आपको रजिस्ट्रार से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना ही होगा। इसके बिना आप कानूनी तौर पर काम शुरू ही नहीं कर सकते। ये एक तरह से सरकार की तरफ से हरी झंडी है कि ठीक है, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है ना, कि कानूनी प्लानिंग के बिना होटल शुरू करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नींव के कोई बिल्डिंग खड़ी कर देना। ये जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, यही तो आपके बिजनेस को संभाले रखता है। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस को ये सारी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे मालिक और मैनेजर कौन है, जगह का पूरा ब्यौरा क्या है, पानी बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं हैं या नहीं, और आपके कर्मचारी कौन कौन हैं। इससे पूरी पारदर्शिता रहती है और ये भी पक्का होता है कि आपका होटल मेहमानों के लिए सेफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपने सभी कर्मचारियों की जानकारी भी देनी होती है, कौन परमानेंट है, कौन कॉन्ट्रैक्ट पर और कौन दिहाड़ी मजदूर है। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि इससे कर्मचारियों के अधिकारों की भी रक्षा होती है और ये पक्का होता है कि उन्हें सारे फायदे मिलें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी नियमों को मानना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो मेहमानों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि खुद बिजनेस के मालिक के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। यही चीज़ आपको बड़े बड़े जुर्माने और बिजनेस बंद होने जैसी मुसीबतों से बचाती है। ठीक है, तो लीगल सेटअप तो हो गया, पर बिजनेस को सिर्फ शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, उसे लंबे समय तक कामयाब भी तो बनाना है। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो लॉन्च के बाद बिजनेस को ग्रोथ और अच्छी रेप्यूटेशन दिलाती हैं। पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। एक बार होटल खुल गया तो लोगों को वहाँ लाना भी तो है। इसके लिए एक मजबूत ब्रांड इमेज बनानी होगी और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। दूसरा पिलर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
यानी पैसों का सही हिसाब किताब। आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी, कमाई बढ़ाने के नए नए तरीके खोजने होंगे, और हाँ, अकाउंटिंग और टैक्स के नियमों का ईमानदारी से पालन करना होगा। और तीसरा पिलर है ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, मतलब होटल का रोज का कामकाज। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज बनाने होंगे, कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी और क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा ध्यान देना होगा। तभी तो मेहमानों को एक शानदार और यादगार एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आखिर में बस इतना समझिए कि हर कामयाब होटल सिर्फ अच्छी सर्विस और लग्जरी पर नहीं टिका होता। उसकी नींव में मजबूत कानूनी तरीके और नियमों का पालन भी होता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक असली 5 स्टार एक्सपीरियंस सिर्फ अच्छी सर्विस से बनता है या फिर एक मजबूत कानूनी नींव से? जरा सोचिए, शायद सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है और कामयाबी के लिए दोनों ही बेहद जरूरी हैं। So, you're planning to open a hotel or a restaurant in India? That's fantastic. It's an exciting dream, but let's be honest, the legal side of things can feel, well, a little intimidating. In this explainer, we're going to give you a clear step-by-step legal blueprint to help turn that dream into a reality without all the complicated jargon. Let me ask you, are you dreaming of opening your own hotel? Maybe a cozy little guest house or a restaurant that's always buzzing with people? If that's you, you are definitely not alone, and for a really good reason. The hospitality industry in India is just booming. You're looking at a field that's not only profitable and super rewarding, but it has massive potential for growth. The demand from customers, it's pretty much always there and always growing. But to turn that vision of 5-star reviews and happy customers into a success that actually lasts, you're going to need more than just a great concept. You need a rock-solid legal foundation right from day one. Okay, so let's start building that legal blueprint. It all begins with what is probably the single most important decision you'll make, way before you're picking out menus or deciding on the decor. And that big decision is your business structure. Seriously, think of this as the legal DNA of your company. It defines everything, from who's on the hook for debts to how you pay your taxes, and who really has the final say in those big decisions. And you can see the trade-offs pretty clearly here. A private limited company, well, it protects your personal assets, which is huge, but it's also more complex and costly to get going. A partnership firm, on the other hand, is simpler, but, and this is a big but, it could put your personal finances at risk if things don't go as planned. Getting this choice right from the get-go is absolutely crucial. And your blueprint needs to go even deeper. You have to legally define who's in control, where the money's coming from, how you're going to handle taxes like GST, even thinking now about how you might transfer ownership way down the line. It can prevent some massive headaches later on. All right, so with those foundational decisions locked in, it's time to make this thing official. This is the part where you actually bring your company to life in the eyes of the law. Just think of it like a 3-stage journey, taking you from just an idea to a real-world business. First up is the promotion stage. That's where your idea takes shape. Then you move into incorporation, where you file all the documents to make it real. And finally, you hit the commencement stage. And this right here is non-negotiable. You cannot legally book a single guest or serve a single meal until you have that commencement of business certificate in your hands. Without it, any business you do is illegal. It is the final green light. So, your company is legally formed. That's awesome, but you're not quite ready to open those doors yet. There's a final checklist of information you need to get to the authorities before you can officially welcome anyone inside. First things first, the authorities need to know everything about your physical space and who's accountable. This means you've got to declare the manager, give all the details on the property, and prove you have the essentials like water, electricity, proper ventilation, and sanitation all sorted out and ready to go. Next up, it's all about your people and your business's identity. You'll need to report the exact number of employees you have and confirm that all their benefits, like Provident Fund and insurance, are in place. And then you have to officially classify your business. Are you a 3-star hotel or a heritage property? A little coffee shop or a full-service restaurant? The government needs to know exactly what you are. And all this legal work, all this paperwork, it leads to a really crucial shift in how you should think about this stuff. This isn't just bureaucratic red tape. Following these rules is actually one of your business's greatest assets. There's a perfect analogy for this, really. You would never build a skyscraper on sand, right?
So you shouldn't build your business dream without a solid legal foundation to support it. When you get right down to it, you're really facing two paths. The path of compliance, that leads to safety, a great reputation, and even government support. The path of non-compliance, well, that one leads to heavy fines, canceled licenses, and maybe even a complete business shutdown. The stakes are just incredibly high. So what's the key takeaway here? It's this. Legal compliance is not an obstacle to overcome. It's the very bedrock that a successful, sustainable, and respected business is built on. This isn't just about knowing the law. It's an essential tool for every single person